सभी भावी मास्टरों एवं सभी भावी मास्टरनियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको रीट एग्जाम, आपके एग्जाम तक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिससे आपके 100+ मार्क्स आ जाएं, उसके लिए प्यारे साथियों हम आपको डेली आपको ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इनको पढ़ लेते हो, इनको व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ लेते हो, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्लासेस लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाली है। लेवल 2 में जिनके पास साइंस मैथ है, उनके मैथ में जो सचड़ भी दी हुई है वही सेम टू सेम लेवल 1 में दी गई है, और यही मुख्य परीक्षा में भी आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बिल्कुल धैर्यता पूर्वक याद कर लेना। तो जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए डेली टू डेली क्लासेज, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी प्यारे बच्चों, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपके ऑप्शन है बेकन, हॉगवेन, लॉक या फिर डटन। इसकी संपूर्ण परिभाषाएं भी देखेंगे। पहले आपको अगर पता है तो बताइए, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, दिए हुए कथनों में से किसने कहा था? बिल्कुल बताइए। आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपको अपना नॉलेज पता चल जाएगा, और आपका गलत भी हो जाता है मेरे प्यारे साथियों तो आपको याद भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बेकन, हॉगबेन, लॉक या फिर डटन? बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉगबेन। बिल्कुल, आपने देखा होगा। इसे कैसे याद रख सकते हैं सर? तो आपने देखा होगा आपके लोकल एरिया में वैन टाइप में एक कार होती है। वैन टाइप में क्या होती है? एक कार होती है। उसके अंदर क्या होते हैं? दर्पण होते हैं। क्या होती है? दर्पण होते हैं। तो वैन के अंदर क्या होते हैं? दर्पण होते हैं। तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर दर्पण को बैन कर दिया तो सभ्यता और संस्कृति भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपको भी पता है, जब कोई एक लेडीज श्रृंगार कर लेती है, यानी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती है श्रृंगार करके, तो वो सबसे पहले दर्पण में देखती है, यानी शीशे में देखती है। तो अगर उसे बैन कर देंगे तो सभ्यता संस्कृति दर्पण नहीं रह पाएगी, इसलिए हमें दर्पण को बैन नहीं करना है। तो आई होप आप इसे अच्छे से ऐसे याद कर सकते हो, मतलब रिलेटेड करके आप याद करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अगली परिभाषा है आपकी जी, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द कहे हैं रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने या फिर बर्ट्रैंड रसेल ने? गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि आप सभी को पता है, कुंजी हमेशा उसके पास होती है जो रोज आता है। कुंजी हमेशा उसके पास होती है जो रोज आता है, यानी द्वार की कुंजी किसके पास होगी? जो रोज आएगा। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इसका राइट आंसर रोजर बेकन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। बिल्कुल क्या हो जाएगा? रोजर बेकन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल याद रख लेना है। अब जितने भी आपकी परिभाषाएं गणित से संबंधित, उनको देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है सभी चीजें। गैलीलियो गैलीलियो महोदय ने क्या कहा है? गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यानी जो गैलीली महोदय हैं, वो गणित के बारे में कहते हैं कि जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, वही क्या है? हमारी गणित है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसे कैसे याद रख सकते हैं सर? इसका सॉल्यूशन बताइए। बिल्कुल बता देते हैं। तो गैलीलियो को आप ऐसे याद रख सकते हो, हर गल आपको पता है कि पूरे संसार में गलियों में बटा हुआ है। आपको भी पता होगा, आप जहाँ रहते होंगे वो भी एक गली होगी। तो संपूर्ण जगत है वो गलियों में बटा हुआ है। कहाँ पर बटा हुआ है? गलियों में बटा हुआ है। और यहाँ पर हर गली में एक मंदिर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, हर गली में आपको भगवान का एक मंदिर जरूर मिल जाएगा। तो परमेश्वर और संपूर्ण जगत में गलियां हैं। बिल्कुल आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रिक अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज मेरे लिए कमेंट करके जरूर जाना है। ठीक है, बिल्कुल। प्लेटो महोदय को कैसे याद करें सर? प्लेटो ने कहा है, जो विद्यार्थी गणित
ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है सेकंड ग्रेड में, लेकिन रेट में अभी नहीं पूछी गई है, तो रेट में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रख लेना, जो विद्यार्थी गणित ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। तो आप कैसे याद रख सकते हो? बिल्कुल आपको समझ लेना है कि ये ज्यामिति है वो क्या है, प्लेट का रूप है। किसका रूप है? ज्यामिति एक प्लेट का रूप है। ठीक है, तो प्लेट बिना किसी को सर्व कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही गणित में ज्यामिति के बिना कुछ भी नहीं समझ सकते, इसलिए विद्यालय नहीं आ सकते। किसने कहा है? प्लेट ने कहा है, यानी प्लेटो ने कहा है। ठीक है, संबंधित करके आप पढ़ोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। बिल्कुल कमेंट करके जरूर जाना है। बिल्कुल, अगर आपने कमेंट नहीं किए तो मैं समझूंगा कि आपने मतलब मैंने अच्छे से नहीं बताया आपको। ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसेल हैं, बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा है मेरे प्यारे साथियों? गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जानते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ना ही हमें यह पता होता है कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं है। अपनी पुस्तक गणित के सिद्धांत में बर्ट्रैंड रसेल ने शुद्ध गणित प्योर मैथमेटिक्स की निम्न परिभाषाएं दी हैं। बिल्कुल, कौन सी है? सभी गणित प्रतीकात्मक तर्क हैं। यह तथ्य इस काल की एक महान खोज है। आपको इस चीज में से कुछ भी नहीं लेना है, आपको तो इतना याद रख लेना है कि ना ही हम पता कर पाते हैं, अगर गणित नहीं होता तो ना तो हम किसी सत्य का पता कर पाते, ना ही हम जान पाते कि इसको कैसे गणित किया जाता है। तो ये किसने कहा है? बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है। और उनकी पुस्तकों का नाम क्या था? गणित के सिद्धांत। क्या था? गणित के सिद्धांत था। और एक चीज और आपको याद रख लेनी है कि इन्होंने इसको शुद्ध गणित कहा है। क्या कहा है? शुद्ध गणित कहा है। ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है, सभी गणित प्रतीकात्मक तर्क हैं। यानी जितने भी गणित हैं वो क्या हैं? सभी गणित प्रतीकात्मक इकाई होते हैं। यह तथ्य इस काल की एक महान खोज है बताई जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हो। रसेल कौन है? एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, तो हमारे देश के लिए प्रतीक भी साबित हो सकते हैं। अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो आईपीएल में किया है, तो बिल्कुल ऐसे जोड़ के ऐसे पढ़ सकते हो कि रसेल हैं वो प्रतीकात्मक रूप है। ठीक है, कैसे है? प्रतीक के रूप में है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, अरस्तु। अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? गणित मात्रा का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? मात्रा का विज्ञान है। तो कैसे याद करोगे सर इसे? बिल्कुल, इसे कैसे याद करें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसमें डबल आ रहा है तो इसमें मात्रा में भी डबल आ रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। और अरस्तु, आपको ही पता है कि अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बताया था, मनोविज्ञान को आपने पढ़ा होगा। तो अरस्तु नाम मात्र के नहीं है, गणित मात्रा का विज्ञान है। किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है। इसको जोड़ लेना कैसे भी करके, आपको याद रख लेना है। अरस्तु मात्र आदमी नहीं है, वो तो बहुत वैज्ञानिक थे। ठीक है, बिल्कुल मनोविज्ञान से भी संबंधित थे और गणित से भी संबंधित थे, तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। बिल्कुल आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, या फिर ऐसे अरस्तु ता में ता आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ता अरस्तु के पीछे ता आ रहा है, मात्रा के पीछे भी ता आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, कैसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, हॉगवेन। हॉगवेन गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर बैन हो गया तो क्या हो जाएगा? दर्पण। दर्पण में बैन हो गया तो सभ्यता एवं संस्कृति दिख ही नहीं पाएंगी, महिलाएं अपना श्रृंगार नहीं कर पाएंगी, तो बैन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। रोजर बेकन। रोजर बेकन गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, मैंने आपको बता दिया। जो रोज रोज आएगा उसी को क्या देंगे? उसकी कुंजी देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लॉक। लॉक की बात करें तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बिल्कुल, आपको ही पता है, अगर हम मार्ग में जा रहे हैं तो लॉक करना भूल जाएं तो हमें हमेशा लॉक करने की आदत को अपने पास रखना चाहिए, इसे याद बनाना चाहिए। लॉक करने की आदत सबसे अच्छी होती है, तो याद रख सकते हैं लॉक ने क्या कहा है? आदत स्थापित करना ही क्या है? लॉक गणित है। ठीक है, तो लॉक की परिभाषा क्या है? आदत स्थापित करना। ऐसे शॉर्ट में याद करो। ठीक है, डटन महोदय ने क्या कहा है? डटन महोदय हैं, गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा शक्ति बोलने की शक्ति प्रदान करता है। व्यर्थ के गप्पे, आडंबर, धोखा, छल तथा कपट सब कुछ इस झूठे मन के चिन्ह हैं। इससे गणित का प्रशिक्षण नहीं मिला है।
तो बिल्कुल साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको याद कर लेना है। डटन यानी डटे रहना है, कैसे? बिना कपट, बिना धोखा, बिना छल, बिना कपट के आपको क्या करना है? डटे रहना है। ठीक है, तो इनसे संबंधित अगर कोई भी आप चीज़ आ जाती है, आडंबर, धोखा, छल, कपट, फिर भी आपको डटे रहना है, फिर भी आपको डटे रहना है। ठीक है, तो समझ सकते हो बिल्कुल। अगली है आपकी, बिल्कुल, हर्बर्ट रॉबिन्सन एवं रिचर्ड कॉरेड। हर्बर्ट रॉबिन्सन एवं रिचर्ड कॉरेड ने अपनी पुस्तक व्हाट इज मैथमेटिक्स, इंपोर्टेंट पुस्तक रहने वाली है, पूछी भी गई है फर्स्ट ग्रेड में, व्हाट इज मैथमेटिक्स में बताया है कि मानव मन की अभिव्यक्ति के रूप में गणित सक्रिय इच्छा है। कैसी इच्छा है? सक्रिय, जिसमें एक्टिवनेस रहता है, चिंतनशील कारण और सौंदर्यपूर्णता की इच्छा को दर्शाता है। इसके मूल तत्व तर्क और अंतर्ज्ञान यानी लॉजिक, इंट्यूशन, विश्लेषण और निर्माण संश्लेषण यानी एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन, सामान्यतः एवं व्यक्तिपरकता, जनरली और इंडिविजुअली होते हैं। ठीक है, आपको हिंदी के साथ भी इंग्लिश याद करती जानी है। बिल्कुल, हर्बर्ट रॉबिन्सन कहते हैं अपनी पुस्तक व्हाट इज मैथमेटिक्स में, मानव की मन की अभिव्यक्ति करना ही क्या है? मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो रॉबिन्सन और रिचर्ड इंग्लिश नेम है, तो मन की बात करते हैं, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना जी। अगली परिभाषा है वर्तलाटिकी। गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल, आपको भी पता है, वर्त से आप याद रख सकते हो बाथरूम, बाथरूम में अति महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे साबुन, सरफ वगैरह होती है ना, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो, बिल्कुल महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी परिभाषाएं याद हो गई होंगी, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो बिल्कुल इस नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जी, गणित विज्ञान है, बताइए, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल जी, तो जो भी ऑप्शन तीन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जो गणित है वो गणनाओं का विज्ञान है। किसका है? गणनाओं का विज्ञान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ी सी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता है। इसमें अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों की सहायता से परिमाप, दिशा, स्थान का बोध होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जी। निम्न में से किसमें गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है? लाभ हानि हो रहा है, सब्जी खरीदना हो रहा है, उधार लेना हो रहा है, लेकिन साइकिल चलाने में क्या हो रहा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है? तो लाभ हानि, जब आप लाभ हानि निकालोगे तो गणित से ही निकालोगे। सब्जी खरीदने जाओगे तो हाँ भाई साहब कितने रुपए हो गए? 10 रुपए हो गए, तो आप 20 दोगे तो 10 रुपए लौटा रहे हैं, तो इसमें क्या है? गणित लग रहा है। और जैसे कि उधार लेने आया या उधार देना है आपको, तो आपको के पास कितने उधार हैं, कितनी आपकी ब्याज बनती है, तो वो भी क्या है? एक गणित है। लेकिन साइकिल चलाना एक शारीरिक भौतिक गतिक कौशल है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंद लगाता जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। उसके इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है। बिल्कुल चिन्हों की संख्या जैसे 1 2 3 3 6 9 एक तालिका बना रहा है, ठीक है। दोनों बच्चों के कार्य के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? बिल्कुल, राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन केवल खेल रहे हैं। राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि राम खेल खेल में। बिल्कुल सबसे पहले राम तो खेल रहा है, लेकिन मोहन गणित कर रहा है। राम को ये नहीं पता है कि कितनी गेंद कहाँ पर रख रहा है, लेकिन मोहन उनकी गेंदों को गिनते हुए गणित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि जो गणित की प्रकृति है उनमें से कौन सा कथन उसको नहीं दर्शाता है। तो गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। बताइए सत्य है या असत्य है? बताइए, बिल्कुल बताइए क्या होगा। बिल्कुल सत्य है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। बिल्कुल सत्य है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। क्या पता? बताइए, संकुचित होता है? बिल्कुल नहीं होता, व्यापक होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार होती हैं। बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन जी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है। आपके ऑप्शन है, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित को संख्या स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल साथियों बताइए जी। तो आप सभी को पता है, आपको बताना था कि गणित की विशेषता में कौन सा सही नहीं है। तो गणित विचारों की तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सत्य है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल सत्य है। गणित अमूर्त विज्ञान है, नहीं होना चाहिए था, तो यही गलत दिया हुआ है। गणित की संख्याएं स्थान विज्ञान के रूप में परिभाषित की जा सकती हैं, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब से प्रकृति प्रकृति आ रही थी, तो क्या है गणित की प्रकृति जान लो। गणित की एक अमूर्त भाषा है। कैसी है? अमूर्त विषय है गणित, जिसमें अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। अर्थात गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। गणित की प्रकृति में सामंजस्यता, क्रमबद्धता एवं सुव्यवस्थितता, सुस्पष्टता व तार्किकता होती है। याद रख लेना है बिल्कुल। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन, अमूर्तन, सामान्यीकरण आदि मानसिक क्रियाओं की योग्यताओं का विकास होता है। गणित एक सार्वभौमिक विषय भी है। कैसा है? सार्वभौमिक विषय भी है। और अगला देखें तो संख्या, स्थान, मापन, दिशा आदि गणित के आधार हैं। बिल्कुल, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं तथा गणित की प्रकृति में गूढ़ता है। ठीक है, इंपोर्टेंट रहने वाली सभी याद कर लेना। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये गणित के आधार हैं जिनसे अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, समुच्चय संबंध, फलन आदि विषय वस्तु का विकास हुआ है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रख लेने हैं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है सी, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है, संख्याएं, स्थान व मापन इत्यादि गणित के आधार होती हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, तो जो भी ऑप्शन भी था उनका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, यही गलत हो जाएगा। हमें नेगेटिव वर्ड ढूंढना था, बिल्कुल मिल चुका है। सीमित नहीं होता, व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक होता है। ठीक है, याद रख लेना है बिल्कुल। अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सत्य, मैंने आपको अभी बताया। गणित एक सार्वभौमिक विषय, बिल्कुल सत्य है। संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध या फिर गणित शिक्षण में उपकरण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, जो भी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग में प्रोत्साहित किया जाता है, तो बिल्कुल गणित शिक्षण में उसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया। अभी हमने बात की है, ठीक है। तो गणित की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, इनकी विशेषता देखें गणित की भाषा की, तो सुस्पष्ट होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व सार्वभौमिक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, संकेतात्मक होनी चाहिए, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक होनी चाहिए। गणित की भाषा के अंग देखें तो प्रतीक, संकेत व सूत्र, समीकरण, पद, सिद्धांत, अक्षर, संख्या, संख्याचर सभी का प्रयोग किया जाता है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, यानी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में पूछा गया है गणित के अध्ययन, किसके अध्ययन, गणित के अध्ययन से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है जो बच्चों के गुणों का विकास होता है। आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषिक सोच का होता है, या फिर इनमें से सभी का होता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, बताइए क्या होगा इनका राइट आंसर। आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश करें, जिससे आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। आपने अगर तैयारी की है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी देना है, गलत होगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो गणित के अध्ययन से मेरे प्यारे साथियों आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तार्किक सोच भी बढ़ती है और विश्लेषिक सोच भी बढ़ती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जो भी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल साथियों गणित के अध्ययन के विकास में सभी सम्मिलित रहने वाले हैं। जो भी ऑप्शन दिया था उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों, ठीक है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस भी आता है, मेंटली थिंकिंग आती है यानी तार्किक सोच भी आती है, और विश्लेषण करने की सोच भी आती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल। इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपको देख लेते हैं, अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। गणित के अध्ययन से बच्चों में निम्न गुणों का विकास होता है। कौन कौन सी गुण है, सभी को देख लेते हैं एक बार। युक्ति संगत चिंतन, बिल्कुल होता है सरकार। बोध या तार्किक रूप से सोचने या बोलने की योग्यता का विकास, बिल्कुल होता है सर। विश्लेषण, अवलोकन व स्पष्टीकरण की योग्यता का विकास होता है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता एवं सामान्यीकरण करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है यानी कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। स्वस्थ वैज्ञानिक व प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो धैर्यता पूर्वक इन चीजों को याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है। आपकी कोई सी भी लाइन उठा ली जा सकती है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी याद कर लेना। गणित की अध्ययन से निम्न गुणों का विकास होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है हम देख चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो तभी तो मेरा मकसद यही है कि आपको एनालिसिस करा दिया जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, विश्वास के साथ पूरी वीडियोस देखनी है, ठीक है। बिल्कुल अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों जी, बताइए प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक या फिर आध्यात्मिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आरटेट 2012 में पूछा गया था और फिर नीचे तुम देख रहे होगे प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व रीट 2015 में पूछा गया। और यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों सेकंड ग्रेड, किसमें, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। हूबहू क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया और यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों रीट थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5। प्राथमिक स्तर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 1 से 5 तक। कब, 1 से 5 तक के बच्चों पर गणित का महत्व होता है। बताइए सांस्कृतिक होता है, मानसिक होता है, व्यवहारिक होता है या फिर आध्यात्मिक होता है। बिल्कुल साथियों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है। आपके एग्जाम में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर व्यवहारिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। मुझे भी पता है कि आपको यह सुनने में कठिनाई हो रही होगी कि एक से 5 वाला बच्चा गणित में व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रख लेना है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड विज्ञान के दृष्टिकोण से प्राथमिक स्तर पर जो गणित की सोच होती है कैसी होती है, व्यवहारिक सोच होती है, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे समझ गए होंगे। उच्च प्राथमिक से पूछे आपसे 1 से 8 तक पूछे आपसे मेरे प्यारे साथियों तो आपको मानसिक बताना है। क्या बताना है,
मानसिक बताना है। कक्षा 1 से 5 तक के पूछे मेरे प्यारे साथियों तो आपको क्या बताना है, व्यवहारिक बताना है, और मानसिक 1 से 8 तक बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, आपको बता दिया मैंने, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक। तो बिल्कुल प्यारे साथियों आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सांस्कृतिक होगा, सामाजिक होगा, धार्मिक होगा या फिर मानसिक होगा। बिल्कुल जी बताइए। अब देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसमें व्यवहारिक नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया हुआ था, व्यवहारिक नहीं दिया गया था, इसलिए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर मानसिक माना था। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, व्यवहारिक और मानसिक। अगर आपकी ऑप्शन में सबसे पहले व्यवहारिक दिख जाए 1 से 5 के लिए तो आपको कर देना है, वरना मानसिक 1 से 8 तक होता है। कब होता है, 1 से 8 तक होता है मानसिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद कर लेना, बिल्कुल गलती नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था लेकिन व्यवहारिक इसमें नहीं दिया हुआ था, धार्मिक दिया हुआ था, इस वजह से हमें मानसिक करना पड़ा और सही भी माना गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर गणित की उपयोगिता क्या क्या होती है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है। गणित का उपयोग दिन प्रतिदिन किया जाता है। गिनती करना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग व अन्य गणितीय संक्रियाएं दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी हैं। ठीक है, इनकी जानकारी जीवन के हर कदम पर आवश्यक होती हैं, जैसे घर का बजट बनाते समय, सामान क्रय विक्रय के समय, घड़ी से समय देखते समय, आय व्यय एवं मजदूरी निकालने समय गणित की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक व्यवहारिक कार्य में नापने, तौलने व समय देखने, लेन देन आदि में गणित का ही बोध होता है। ठीक है, याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गणित का प्रयोग किन किन चीजों में होता है, तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन याद कर लेना है। गणित का ज्ञान एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षित व्यक्ति के लिए। ठीक है, स्पेशल है, आपको याद रख लेना है। गणित का ज्ञान एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी उतना ही है जितना एक शिक्षित व्यक्ति के लिए। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति क्रय विक्रय करके यानी सब्जी का खर्चा निकाल लेता है, यानी सब्जी का हिसाब कर लेता है, तो वो उस पढ़े लिखे हुए जो व्यक्ति है उसके बराबर रहता है। ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति आवश्यक है जितना ही शिक्षित व्यक्ति के लिए। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे कि अनपढ़ किसान है, 1 एकड़ जमीन में कितना बीज, प्रति क्विंटल कितनी कीमत, मजदूरी, ऋण, यानी कि 1 एकड़ में कितना बीज आएगा, प्रति क्विंटल कितनी कीमत होती है, मजदूरी में कितना पैसा लग जाता है और ऋण कितना मिलता है। ठीक है, तो ये अनपढ़ किसान भी कर लेता है और पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो भी कर लेता है। ठीक है, तो जरूरी होता है दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आदि में गणित का उपयोग करता है। ठीक है, बिल्कुल। गणित का ज्ञान अशिक्षित तथा शिक्षित दोनों के लिए बराबर होता है, सफल जीवन यापन में परम आवश्यक है। गणित का उपयोग उनके कार्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है, इसके बिना कोई आर्थिक क्रिया नहीं की जा सकती। इस प्रकार गणित की व्यवहारिक उपयोगिता प्रथम आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल। गणितीय ज्ञान का उपयोग समस्या का सटीक विश्लेषण कर उचित समाधान निकालने हेतु किया जा सकता है। उस हेतु प्राथमिक कक्षाओं में ही क्रमबद्ध सोचने, समझने व तर्कपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करने के लिए सतत रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां कराई जाती हैं, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाएं व गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझ सके तथा इसके बाद अमूर्तता की ओर बढ़ जाता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, बिल्कुल सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या होती है, मूर्त ज्ञान आता है, कैसी मूर्त वस्तुओं को सिखाया जाता है। फिर उसके बाद 1 से 8 के बाद अमूर्त वस्तुओं को, किसको, अमूर्त वस्तुओं को। तो बिल्कुल आपको याद रख लेना है, बच्चा सबसे पहले मूर्त सीखता है, फिर उसके बाद अमूर्त सीखता है। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक होता है तथा व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं के तर्कपूर्ण विश्लेषण व समस्या समाधान के लिए मानसिक विकास की सहायता मिलती है। इस वजह से क्या होता है, बच्चे का जो मानसिक स्तर होता है कैसा होता है, व्यवहारिक होता है। कैसा होता है, व्यवहारिक होता है। ठीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट थी, आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। मनुष्य के जीवन की गतिविधियां में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है,
वह क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको फिर बताना है गणित का मेरे प्यारे साथियों, गणित का सर्वाधिक उपयोग, गणित का सर्वाधिक उपयोग मैंने आपको बताया था प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर किस लिए किया जाता है? व्यवहारिक रूप में किया जाता है। किस रूप में? व्यवहारिक रूप में किया जाता है। और उच्च प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए मेरे प्यारे साथियों मानसिक रूप में किया जाता है। किस रूप में? मानसिक रूप में किया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक के लिए व्यवहारिक और उच्च प्राथमिक के लिए मानसिक। लेकिन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर आर्थिक? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल मैं आपके पास ही हूं, टेंशन मत लो, आपको जस्ट सामने से पढ़ा रहा हूं, ऐसा सोचो आप तो। जी बिल्कुल प्यारे साथियों, तो देखो मनुष्य जीवन के लिए जो गणित होता है वो मनोवैज्ञानिक भी होता है और सामाजिक भी होता है। तो हुआ क्या था इस क्वेश्चन में, रीट 2015 में इस पर बच्चों ने रेट लगाई थी कि मनुष्य जीवन में सामाजिक भी होता है सर और मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो क्या किया था बोर्ड ने, इस क्वेश्चन पर बोनस दे दिया था, दोनों ऑप्शनों को सही माना था, बी एंड सी, बी एंड सी दोनों ऑप्शनों को सही माना था। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग मनोवैज्ञानिक रूप में भी होता है और सामाजिक रूप में भी होता है। बिल्कुल, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जी। अगला प्रश्न है आपका, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उक्त कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? यानी गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उक्त कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? बताइए जी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य या फिर गणित के अनुशासनात्मक मूल्य? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल साथियों बताओ। बिल्कुल बिल्कुल साथियों धैर्यता पूर्वक सोचें फिर आंसर देने की कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है हमें। बिल्कुल देखो, गणित की उन्नति वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उक्त कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? यानी उन्नति और वृद्धि किस में की जाती है? सामाजिक मूल्यों में की जाती है। बिल्कुल की जाती है सर। नैतिक मूल्यों में की जाती है, लेकिन गणित के रूप में नहीं करते। कला के रूप में गणित से क्या प्रयोग सर? अनुशासनात्मक गणित से संबंधित नहीं होता है। ये तीनों परिपक्ष हैं वो किससे संबंधित हैं? विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? विज्ञान से संबंधित। जब आपको विज्ञान की शिक्षण विधि कराऊंगा तो उनमें बताऊंगा। तो बिल्कुल गणित की उन्नति व वृद्धि गणित का सामाजिक मूल्य होता है। कैसा मूल्य होता है? सामाजिक मूल्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गणित का सामाजिक मूल्य होता है आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। नेपोलियन के शब्दों में गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, कौन करते हैं? नेपोलियन करते हैं। ठीक है, किसके रूप में? गणित के रूप में, कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। और आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ में ही समाज के लिए आदर्श योग्य नागरिक बना दे। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार स्पष्ट है कि गणित के अभाव से संपूर्ण सामाजिक अवस्था, यानी गणित नहीं हुआ मेरे प्यारे साथियों। गणित कितना इंपॉर्टेंट है, आपको एक आदर्श शिक्षा दे रहा है, जैसे कि बच्चे को प्रारंभ में ही समाज के लिए योग्य बना रहा है कि कैसे हिसाब करना है, कैसे किसी दूसरे से डील करनी है। अगर गणित नहीं हुआ तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को, संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो गणित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आप हम पढ़ रहे थे कि गणित की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? बिल्कुल प्यारे साथियों आपको बताना है कि निम्न में से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम के निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। आपके ऑप्शन है, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, गणित का जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी केंद्रित
होना चाहिए, तो बिल्कुल ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, बिल्कुल क्रिया करके ही सीखना चाहिए, बिल्कुल जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलना चाहिए। ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक पत्र से व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति आवश्यक नहीं मानता, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति बिना भी मान सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यही गणित से संबंधित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। गणित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं, छात्र, अध्यापक, समाज तथा देश की आवश्यकताओं के अनुकूल गणित पाठ्यक्रम का निर्माण निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। गणित का पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, जिसे छात्र कर सके। ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रिया प्रधान होना चाहिए। विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक ढंग से व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से भी होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल पर्सनैलिटी के हिसाब से देना चाहिए। कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड का इस कक्षा के लिए होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या के निर्माण में अध्यापक की सहमति लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो तो पूरी देखना ही है आपको। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आपको वीडियोस तो अच्छी लग रही हैं, मुझे पता है व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नॉट सब्सक्राइब में ज़्यादा आ रहे हैं। यानी आप वीडियो तो देख लेते हो, मुझे पता है वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक भी कर देते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए याद दिला रहा हूँ, बिल्कुल आपसे बोल नहीं रहा हूँ, बस आपको याद दिला रहा हूँ। सब्सक्राइब तो आप करना ही चाह रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है जी। उद्देश्यों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय बनाना, गणित का अन्य विषयों से संबंध दर्शाना, पाठ्यचर्या का लचीलापन व पाठ्यचर्या रुचि व अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये गणित से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी और है, गणित में पहेलियों तथा मनोरंजनात्मक समस्याओं का समावेश होना चाहिए। गणित में पहेली भी होनी चाहिए और मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। ठीक है, संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण हेतु ज्ञान का सिद्धांत भी होना चाहिए। गणित की पाठ्यचर्या जीवन से संबंधित होनी चाहिए, यानी जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो होने चाहिए गणित में। गणित का विज्ञान में अधिकतम उपयोग होना चाहिए, यानी गणित का प्रयोग सबसे ज्यादा विज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण बातें थी। अगर गणित का पाठ्यक्रम आपको बनाने को दिया जाए, मेरे प्यारे साथियों, आप टीचर बन जाते हो, आपसे गणित का टेस्ट बनवाए, तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी काम आएंगे, तो इनको भूलना नहीं है जी। अगला प्रश्न है शब्द करिकुलम। करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, हर बार पूछा जाता है यही क्वेश्चन। शब्द करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, किस भाषा से लिया गया है? आपके ऑप्शन है जर्मन, लैटिन, अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आया करे तो लेटिन कहीं पर भी दिखा करे आपको, तो लेट के आपको लेट नहीं कर देना है, लेट कर आपको लेट नहीं करना है। मुझे पता है मेरी वीडियो आप लेट कर देख रहे हो क्योंकि ठंड का टाइम है और रजाई में घुसे घुसे देख रहे होंगे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर लेटिन हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने सत्य बोला है कि नहीं। आप रजाई में देख रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, या लाइब्रेरी में या फिर रजाई में देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लेटिन हो जाएगा। बिल्कुल इसकी व्याख्या थोड़ी सी बात करें तो पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, वही लैटिन भाषा के कुरेरे यानी क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। इस प्रकार पाठ्यचर्या दौड़ का मैदान है जिस पर बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। यानी देखो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, रेस का दौड़ान मैदान है, यहाँ पर बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है, ये आपका पाठ्यक्रम है, ये आपका पाठ्यक्रम है। बच्चे इसे प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस मार्ग पर भाग रहे हैं इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है? एक दौड़ का मैदान है, ठीक है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री विद्यार्थी को अपने आदर्श या लक्ष्य के अनुसार अपने कारागृह यानी विद्यालय में मोड़ता है, ठीक है। कनिंघम महोदय कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार है, यानी शिक्षक के रूप में क्या है? कलाकार है,
हाथ में एक यंत्र है जिसे बोर्ड कह सकते हैं, जिसमें वह अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को सामग्री के रूप में यूज कर रहा है और अपने आदर्श यानी लक्ष्य को अनुसार काला ग्रह अपने विद्यालय को बताता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, किसने कहा है? कनिंघम ने कहा है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या फिर आदर्श प्रश्न? बताइए। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना है, आकर्षित करना है मेरे प्यारे साथियों, तो अध्यापक द्वारा कक्षा में क्या चीज प्रस्तुत की जानी चाहिए? बिल्कुल पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या फिर आदर्श वाचन? बिल्कुल साथियों, इंपोर्टेंट रहने वाला है जी। पूर्व ज्ञान दोस्तों उनको रुचि नहीं दे सकता क्योंकि वह उससे गुजर कर आ चुके हैं। आपकी प्रस्तावना यानी आप कितने बेहतरीन तरीके से पहले दिन उन बच्चों को आकर्षित कर सकते हो, आपकी अपनी प्रस्तावना से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? अपनी प्रस्तावना से कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर भी प्रस्तावना ही हो जाएगा। जितनी बेहतरीन आपकी प्रस्तावना होगी, जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दूं कि प्यारे साथियों मैं आज आपको ये पढ़ाने वाला हूं, तो क्या समझ पाओगे? तो आपको प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, पूर्व ज्ञान तो आप पढ़ के ही आए हो, पूर्व ज्ञान तो आपके अंदर है ही, उद्देश्य भी आपका है, तभी तो पढ़ने आए हो। आपका उद्देश्य है रीट को पास करना, तभी तो मेरे पास आए हो। आदर्श प्रश्न भी होता है, आदर्शवाद हो, तभी तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो प्रस्तावना अच्छी होगी तो वो बच्चा आकर्षित हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रस्तावना होती है। ठीक है, देख लेते हैं। हार्वर्ड के अनुसार पाठ योजना में 5 प्रमुख सोपान होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना या तैयारी होती है, फिर उद्देश्य कथन होता है यानी क्या उद्देश्य है उसको बताया जाता है, फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर तुलना की जाती है, फिर सामान्यीकरण होता है, फिर अनुप्रयोग होता है। आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना होती है, फिर उसका उद्देश्य बताया जाता है आपको कि आपका उद्देश्य क्या रहता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि कैसे हमें इसे पास करना है, फिर इसकी पूर्व ज्ञान से तुलना की जाती है। ठीक है, फिर सामान्यीकरण यानी निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर इसका अनुप्रयोग किया जाता है यानी एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है पंचपदी प्रणाली, आपको याद रख लेनी है। ये एक यानी पहले पार्ट के दोनों भाग हैं, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। ठीक है, बिल्कुल। प्रस्तावना की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो प्रस्तावना में अध्यापक बालकों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछकर कहानी, कविता, मॉडल चित्र आदि द्वारा कक्षा में नए प्रकरण या प्रसंग के लिए बिल्कुल के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्रसंग या प्रकरण का ज्ञान कराकर वस्तुतः अध्यापक छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध कराने का प्रयास करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ठीक है, आप अध्यापक बन जाओगे तो आपसे संबंधित कौन सा नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या फिर बजट बनाना? बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, एक अध्यापक के रूप में सबसे मेन काम होता है योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना कि आपको कैसे काम करना है और आपको बच्चों को मार्गदर्शन देना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही होता है। और शिक्षण कराना तो आपका मेन उद्देश्य है, तभी तो आपका नाम शिक्षक है। शिक्षक इसीलिए है क्योंकि आप शिक्षण कराते हो। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन बजट बनाना आपका काम नहीं है, वो तो जो ऊपर की संस्थाएं उनका काम है बजट बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल जी। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। अध्यापक के कार्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या होती है? शिक्षण कराना होता है, टीचिंग करना होता है, कुशल प्रबंधन यानी स्किल्ड मैनेजमेंट होता है जिसमें योजना निर्माण, व्यवस्था करना, नेतृत्व करना व नियंत्रण करना होता है। ठीक है, मनोविज्ञान के रूप में छात्रों की मानसिक योग्यता और रुचि की पहचान कर जरूरत के अनुसार शिक्षण करवाना होता है कि ये आज बच्चों का मन है या नहीं है, ये जरूरत की यानी जरूरत के अनुसार ही उनको शिक्षण कराया जाता है। बिल्कुल। अनुदेशक के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में होता है और मार्गदर्शक व परामर्शदाता के रूप में होता है, समन्वयक के रूप में भी होता है। ठीक है, मूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षण होने वाला है। ठीक है, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इसमें से लगभग आपके एग्जाम की बात करें 150 में से तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन मूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षण से आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम हिंदी शिक्षण में कर चुके हैं और आज का सेशन रहने वाला है गणित के शिक्षण, गणित के परिप्रेक्ष्य में होने वाला है। ठीक है, तो जो भी साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।
शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों, बताइए गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा है कि गणित में सारणी बनाना, मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कौशल के अंतर्गत आता है, अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है, या फिर बोध के अंतर्गत आता है, या फिर ज्ञान के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सभी लोग कमेंट करके बताएं जी। बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सोच के बताएं, ठीक है। मैं आपके जस्ट सामने हूं, ऐसा फील करना है कि आप क्लासरूम में बैठे हो, क्वेश्चन सेशन चल रहा है और आपका एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल मौखिक हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल बताइए गणित की सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल यह एक कौशल होता है, बिल्कुल होता है सर, एक कौशल होता है। अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं उद्देश्यों का, सारणी का। ज्ञान तो हो सकता है लेकिन उससे पहले एक कौशल होना चाहिए। ज्ञान से कुछ नहीं होता, कौशल होता है। जैसे कि देखो सीधी लाइन खींचना, टेढ़ी लाइन खींचना, ये एक कौशल होता है, ठीक है। तो कौशल के बिना नहीं कर सकते, चाहे आपको कितना भी ज्ञान है। चित्र बनाना, ये सब कौशल पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसकी परिभाषा है उनको देख लेते हैं। कौशल उद्देश्य के जो उद्देश्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशल प्राप्त करना होता है। जैसे गणना करना क्या है, एक कौशल है। ज्यामितीय आकृतियां, सारणी, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाना क्या है, कौशल है। टेबल, चार्ट व ग्राफ आदि पढ़ाना क्या है, कौशल है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना ये सभी क्या है, कौशल उद्देश्य। क्या है, कौशल उद्देश्य। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सारणी बनाना क्या है, कौशल है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राफ, मानचित्र, आकृति बनाना क्या है, तो ये भी क्या है, कौशल है, ठीक है। टेबल, चार्ट, ग्राफ बनाना ये भी क्या है, कौशल है, ठीक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल विशेष विवरण की बात करें, स्पेसिफिकेशन, तो मौखिक गणना आसानी के साथ करता है जो कौशल होता है। लिखित गणना आसानी से और गति के साथ करता है। ज्यामितीय उपकरणों को आसानी से और दक्षता के साथ संभालता है। शुद्ध रूप यानी एक्यूरेटी से मापता है। आसानी से मुक्त हस्त आरेख खींचता है, यानी कि आपको देखो आपको अंदर कौशल है तो आप ये भी रेखा खींचोगे ना तो सीधी आएगी, ठीक है। आपके अंदर ज्ञान है, कौशल है नहीं, तो आप चाहे मतलब आप स्केल यूज कर लें फिर भी आपकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो कौशल का उद्देश्य यही होता है, आसानी से मुक्त हस्तरेखा खींचा, ठीक है। शुद्धता से आकृतियां खींचता है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रख लेना सभी किसके उद्देश्य हैं, कौशल के उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं, कौशल के उद्देश्य हैं। मौखिक गणना आसानी के साथ करता है। लिखित गणना आसानी और गति के साथ करता है। ज्यामितीय उपकरणों को आसानी व दक्षता के साथ संभालता है। शुद्ध रूप यानी एक्यूरेटी से मापता है और आसानी से मुक्त यानी हस्तरेखा खींचता है और शुद्धता से आकृतियां खींचता है, ठीक है। बिल्कुल अगला है आपका मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या फिर सीखने की क्रियाओं से। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध आपके दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सबसे निकटतम है। जी बिल्कुल देखो विषय वस्तु से संबंधित होता है लेकिन इतना निकटतम नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्यों से। किससे होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उद्देश्यों से, फिर उसके बाद विषय वस्तु से, फिर उसके बाद सीखने की क्रियाओं से, फिर मूल्यांकन प्रविधियों से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले सबसे स्टार लगा लो, मूल्यांकन का सबसे निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्यों से होता है, ठीक है। आपको याद रख लेना, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन का सर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों से होता है, ठीक है। निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली की पुस्तक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः निम्न 3 बातों के संबंध में निर्णय किया जाता है। वो 3 बातें कौन सी है सर, तो बिल्कुल देख लेते हैं जी। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, किस सीमा तक हुई है, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करने की विधि प्रविधि कितनी प्रभावी रही है। अधिगम यानी अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। बिल्कुल मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। जो आपके दे रखे हैं इनको याद कर लेना है, रट लेना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको याद कर लेना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, कैसे, मूल्यांकन के द्वारा बालक की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। योग्यता अनुसार बालक को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए
आवश्यक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन एवं शैक्षिक निर्देशन देने के लिए आवश्यक होता है। अगला है उसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। अगला है आपका पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोर तथा मजबूत स्थिति का पता लगता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। मानकों का निर्धारण करने हेतु मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, बिल्कुल मानकों का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है। ठीक है, अगला है आपका बालकों की कक्षा उन्नति तथा कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करता है। ठीक है, क्या करता है, परीक्षा प्रणाली में जो आवश्यक सुधार होते हैं मूल्यांकन से पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो उनमें सुधार भी कर देता है। ठीक है, मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियां कौन कौन सी हैं। मूल्यांकन की प्रविधियां एवं उपकरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये टेलीग्राम पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, प्रविधियों का वर्गीकरण किया जाता है परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियों के रूप में और एक गुणात्मक प्रविधियों के रूप में। ठीक है, लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है और प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, जिसमें लिखित परीक्षा के 4 भाग होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। ठीक है, याद रख लेना है किसके भाग हैं, लिखित परीक्षण के। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है गुणात्मक प्रणाली कौन सी है और परिमाणात्मक कौन सी है। ठीक है, तो गुणात्मक में आपकी अभिवृत्ति मापनी आ जाती है, समाज मिति आ जाती है, अवलोकन आ जाता है, आकस्मिक निरीक्षण आ जाता है, जांच सूची आ जाती है, साक्षात्कार आ जाता है, संचयी अभिलेख आ जाता है, प्रश्नावली आ जाती है और आपकी क्रम निर्धारण मापनी भी आ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको याद कर लेना है बिल्कुल। अच्छे परीक्षण और मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। इन लाइनों को तो आपको याद कर लेना है, 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं। ठीक है, यानी मतलब मूल्यांकन से बनने वाले हैं और इनमें उसकी भूमिका 2 से 3 नंबर होने वाली है। ठीक है, वैधता होती है, अच्छे मूल्यांकन में वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, रिलेबिलिटी होनी चाहिए, समग्रता या व्यापकता होनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकली होना चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए यानी स्टैंडर्ड वाइज होना चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए यानी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, उपयोगिता यानी यूटिलिटी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, स्पष्टता यानी क्लियरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे मूल्यांकन की ये भूमिका है यानी महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इनको याद कर लीजिए, बिल्कुल इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनको आप गहराई तरीके से याद कर लो, वैधता, विश्वसनीयता, समग्रता या व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, मानकीकरण, विभेदीकरण, उपयोगिता, स्पष्टता, इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न है आपका, गणित में मूल्यांकन के सोपानों को सही क्रम में बताना है आपको, यानी गणित में जो मूल्यांकन के सोपान हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, आपके साथ दिए गए हैं 5 मूल्यांकन दिए उद्देश्य दिए गए हैं, इनको आपको जमाना है। बिल्कुल सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सोच लीजिए, मैं इसका आंसर जब ही क्लियर करूंगा, आपको भी टाइम दूं, बिल्कुल जितना टाइम लगता है आपको भी उतना ही टाइम दूंगा। बिल्कुल सभी साथी सोच लें एक बार। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले उद्देश्यों का चयन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद परिस्थिति की पहचान की जाती है कि परिस्थिति कैसी है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों मूल्यांकन की विधियों का चयन किया जाता है। किसका, मूल्यांकन की विधियों का चयन किया जाएगा, फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किया जाएगा और लास्ट में आपका ये 4 नंबर पाएगा, फिर प्रमाणों की व्याख्या की जाएगी कि इसमें क्या क्या गलती रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट उद्देश्य का चयन यानी 2nd नंबर आ जाएगा फर्स्ट पर, फिर आएगा आपका परिस्थितियों की पहचान 1 नंबर आ जाएगा, फिर आपका मूल्यांकन विधियों का चयन यानी 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण यानी 5 नंबर आ जाएगा, फिर आपका मूल्यांकन प्रमाणों की व्याख्या फिर 4 आ जाएगा, 2 1 3 5 4, तो 2 1 3 5 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे क्रम से याद रख लेना है। सबसे पहले क्या आता है, उद्देश्यों का चयन होता है, फिर परिस्थिति की पहचान की जाती है, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाता है कि इसमें कौन सी विधि यूज करनी है, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किया जाता है, फिर प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। तो बिल्कुल मूल्यांकन के सोपान आपको याद रखने हैं, कितने हैं, 5 हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्रम से याद रख लेने हैं। आपके एग्जाम पूछे जाते हैं यहाँ से और पूछे भी गए हैं। ठीक है, रीट 2021 का दिन था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता रीट 2025 27 फरवरी को आपका यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
तो इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हो बिल्कुल। इसकी व्याख्या देखें मेरे प्यारे साथियों, तो सामान्यतः मूल्यांकन में निम्न सोपान होते हैं। उद्देश्यों का चयन फर्स्ट नंबर पर, परिस्थिति की पहचान की जाती है सेकंड नंबर पर, मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाता है थर्ड नंबर पर, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण किया जाता है फोर्थ नंबर पर, फिर प्रमाणों की व्याख्या की जाती है, प्रमाणों की व्याख्या की जाती है पांचवें नंबर पर। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, क्या कहलाता है? योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या फिर परीक्षण। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी योजना जो जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितने समझे हैं और इस आधार पर तय किया जा सकता है कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण कैसा होगा। बिल्कुल बताइए जी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिल्कुल। तो ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों, निदानात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक आकलन में होता है जिसमें समस्या की खोज की जाती है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कौन सी समस्याएं रही हैं, तो ये निदानात्मक तरीके से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों जी। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में यह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? ठीक है, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका या फिर उपचारात्मक तरीका, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साथी, आप सही समझ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है, कमजोरियों का पता निदानात्मक तरीके से लगाया जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गणित शिक्षण में वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले पूछे गए थे। ठीक है, बिल्कुल। थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं निदानात्मक परीक्षण की। गणित में विद्यार्थियों की कमजोरियां, कठिनाइयों के निदान हेतु या कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उन्हें निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कठिनाइयों के निदान के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इनसे ये पता लगाया जाता है कि बालक किन परिस्थितियों में गलतियां करता है, गलती करने का कारण क्या है तथा गलतियां किस प्रकार की हैं इत्यादि। निदान उपचार से पूर्व की प्रक्रिया है, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण का आधार माना जाता है। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो बिल्कुल आपको बताना है, निदान उपचार से पूर्व किया जाता है। तो निदानात्मक क्या है शिक्षण का? उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है। ठीक है, निदानात्मक से परीक्षण का महत्व है गणित विषय में कमजोर व पिछड़े विद्यार्थियों की पहचान करना, जिससे पता चल जाएगा कि इस बच्चे को कितना आता है। ठीक है, अगला है आपका गणित पाठ्यक्रम में बदलाव लाना, इसे बाल केंद्रित बनाना। ठीक है, विद्यार्थियों के विषय संबंधी विकास में रुकावट लाने वाले तत्वों को जानना तथा उपचारात्मक सुझाव परामर्श देना। ठीक है, विद्यार्थियों की कमजोरियों, गलतियों व विशेषताओं की पहचान करना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों की कमजोरियां व गलतियां व विशेषताओं की पहचान की जाती है कि बच्चे की क्या क्या कमियां हैं। गणित की अध्ययन अध्यापन प्रणाली के दोषों को जानना, सब चीज़ वही उसी पर निर्भर है कि कमजोरियों का पता करना है। किसका पता करना है? कमजोरियों का पता करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान के लिए आप याद रख सकते हैं कि कमजोरियों का पता करना है और इन कमजोरियों को दूर करना क्या होता है? उपचार होता है। कमजोरियों का दूर करना क्या होता है? उपचार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच करना। बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना, इससे नहीं कर सकते क्योंकि इससे बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है। बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप थर्ड ऑप्शन देख रहे होंगे, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना इसका मेन मकसद होता है आपका। इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे ने क्या क्या कमियां की हैं, तो उन कमियों को दूर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार किया जा सके।
इसलिए गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार किया जा सके, इसलिए निदानात्मक परीक्षण हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल गहराइयों से याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं जाना है। गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। देखो, कमियां को देखना तो होता ही होता है, लेकिन हम कमियों को देख क्यों रहे हैं? उस विषय की यानी पूर्णता जमाने के लिए गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए तो कर रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी परिभाषा देख सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता और उद्देश्य जो प्रमुख दिए गए हैं। विषय विशेष व विद्यार्थियों की कमजोरियों और क्षमताओं का ज्ञान कराने के लिए, ताकि बालकों के विभिन्न कौशलों की पहचान कर उनका विकास किया जा सके। ठीक है, अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण आवश्यक होता है। कठिनाई किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, विषय विशेष पर, अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने पर, और कठिनाई किस प्रकार से दूर की जा सकती है इसके लिए निदान कर। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक कारण का पता लगाकर उसमें सुधार करने के लिए भी किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रगति का अवसर प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। अगला है शैक्षिक निदान, विभिन्न स्तरों के उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार भी हो सकता है। ठीक है, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपको बेहतरीन तरीके से इनको याद कर लेना है। अगला है मेरे प्यारे साथियों, शैक्षिक निदान द्वारा शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है, जिससे शिक्षण में प्रभावशाली विधियों का प्रयोग पर बल मिलता है। यानी शैक्षिक निदान द्वारा शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है, जिससे शिक्षण में प्रभावशाली विधियों का प्रयोग पर बल मिलता है। ठीक है, अगला है शिक्षक की कार्य कुशलता का भी पता लगाना होता है। मैंने आपको बता दिया था, शिक्षक की कार्य कुशलता का पता लगाना तो है, लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य वहां पर क्या दिया हुआ था, उस विषय को स्थापित करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो था, इस वजह से हमने वहां पर वही राइट किया। ठीक है, आई होप आप सभी चीजें समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जी, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या फिर इनमें से कोई नहीं? उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में आपको अंतर बताना है। उद्देश्यों का है, प्रकृति का है, कठिनाई स्तर का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल साथियों, बताओ। देखो, उपलब्धि परीक्षण में, नैदानिक परीक्षण में उसका जो अंतर है होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति सेम होती है, कठिनाई स्तर सेम होता है। बिल्कुल उद्देश्यों का फर्क होता है कि उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धियों की खोज करती है और नैदानिक परीक्षण उसकी कमियों को देखती है। ठीक है, कमियां कहाँ रही हैं, ये एक हारे हुए व्यक्ति के साथ रहती है, हारे हुए व्यक्ति के साथ रहती है, और उपलब्धि परीक्षण जीत के साथ रहती है। किसके साथ रहती है? जीत के साथ रहती है। जब आपके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तभी तो आपको उपलब्धि मिलेगी। तो उपलब्धि परीक्षण उद्देश्यों की जीत के साथ रहती है। नैदानिक, जो व्यक्ति जीत नहीं पाता उनकी कमियों को बताता है। ठीक है, तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं सॉरी। इसका उद्देश्य उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करना है। विद्यार्थी कितना जानता है, बिल्कुल उस मैंने आपको बता दिया, उपलब्धि के साथ जाती है, जीते हुए इंसान के साथ जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाना, अर्थात ऐसे तत्व तथा गलतियां की खोज करना जो विषय विशेष से संबंधित होता है। यानी ये किस चीज में असमर्थ हुआ था, उसको कारण का जानना। ठीक है, अगला है इसके मापन के बाद परिणाम घोषित किया जाता है, इसके मापन के बाद उपचार किया जाता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मापन को महत्व देते हैं, इसमें विद्यार्थियों के हित को महत्व देते हैं। ठीक है, यह परीक्षण शिक्षण का अंग नहीं, मूल्यांकन का स्वरूप है। यह परीक्षण शिक्षण का अंग है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। यह परीक्षण विषय के अंतर्गत भिन्न भिन्न इकाइयां इससे संबंधित होता है। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली हैं। तो बिल्कुल जो साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। आपको बताना है जो उपचारात्मक शिक्षण है मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर,
भाषाई नियमों के ज्ञान पर या फिर उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर? बिल्कुल प्यारे साथियों, बताइए जी। तो आप सभी को पता है, देखो निदान कर लेंगे जब हम समस्या को जान लेंगे तो समस्या के कारणों की सही पहचान करना इसका मूल मेन उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का सर्वाधिक सफल निर्भर यही हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा, समस्या के कारणों का सही पहचान कर उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं प्यारे साथियों। छात्रों द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों के निवारण के लिए समुचित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया ही उपचारात्मक शिक्षण है। शैक्षणिक एवं निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। यानी निदान और उपचार क्या है? एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, जिसमें निदान पहले किया जाता है और उपचार बाद में किया जाता है। एक के अभाव से दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। यानी आपको देखो, जब आप किसी चीज़ के कमियों का कारणों का पता नहीं लगा पाएंगे तो क्या उपचार कर सकते हैं? जैसे कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है, तो बीमारियों के कारणों का पता नहीं लगेगा तो क्या उपचार कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी क्या है तो आप इलाज कर सकते हो। उसी प्रकार से निदान और उपचार एक दूसरे से अभिन्न पहलू होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके होंगे जी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि अनौपचारिक आकलन की कौन सी विशेषता को नहीं दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरह हम देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। जी साथियों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप सभी को बताऊं, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के जैसे कार्य कर रहे हैं उसकी तरफ देखता है। बिल्कुल सत्य है, देखता है। ठीक है, विद्यार्थी जब अन्य साथी विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो जाता है तो उसको सुनता है। बिल्कुल सुनता है। ठीक है, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना बिल्कुल होना चाहिए अनौपचारिक आकलन में। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना ये एक औपचारिक शिक्षण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें तो बच्चे के आंतरिक कौशलों का विकास होता है। इससे औपचारिक आकलन का कोई संबंध नहीं होता है, ये अनौपचारिक आकलन से संबंधित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी साथी डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपके ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपरोक्त सभी। मैंने आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से भी याद कराया था, जब कोई भी मूल्यांकन हो उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, बिल्कुल सर होनी चाहिए। वैध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए यानी होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। बिल्कुल, जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण और दोष। ठीक है, गुण की बात करें तो विश्वसनीय, वैध व निरपेक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मूल्यांकन अर्थात परीक्षक की आत्मनिष्ठा, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए कि कौन सा बच्चा मेरा प्रिय है कौन सा नहीं। ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। दोष की बात करें तो निर्माण कार्य कठिन एवं समय साध्य होने चाहिए। भाषा संबंधी कमजोरियों का पता नहीं चलता। इससे भाषा संबंधी कैसे पता चल सकता है? वस्तुनिष्ठ से। इसमें लिखना थोड़ी है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से बताना है। तो भाषा शिक्षण संबंधी कमजोरियों का पता नहीं चल सकता, ये एक मेन दोष होता है इसका। तो याद कर सकते हैं क्या दोष है। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो कभी बता सकते हैं जी। गुण की बात करें तो तीव्र बुद्धि व मंद बुद्धि विद्यार्थियों में भेद कर स्मृति की परख करने में सहायक होते हैं। परीक्षाओं में समय की बचत होती है। संपूर्ण विषय का क्षेत्र मापन में होता है। ठीक है, दोष की बात करें तो विषय वस्तु गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते। विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता। बिल्कुल, प्रश्नों का उत्तर अनुमान के आधार पर भी दिया जा सकता है। आपके साथ सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, अनुमान पर आधारित भी दे सकते हैं, लेकिन लिखने का होगा तो आपको आता होगा तभी लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व पर इससे कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगला प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरियों को जानने की अच्छी विधि नहीं है?
आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को कक्षा में अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके सिखाना। बिल्कुल, निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरियां जानने की अच्छी विधि नहीं है, बताइए जी। आप टीचर हो, आप अपने बच्चों की कमजोरियों को जान रहे हैं, तो कौन सी विधि नहीं होगी। बिल्कुल, देखो विद्यार्थियों को कक्षा में अंदर एवं बाहर प्रश्न करना बिल्कुल हो सकती है सर। मौखिक कार्य से बिल्कुल देख सकते हैं। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करके बिल्कुल देख सकते हैं कौन किसके कितना ज़्यादा है, ठीक है। विद्यार्थियों में तुलना करके नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विद्यार्थी से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना शब्द एक नेगेटिव शब्द है, कैसा है, नेगेटिव शब्द है मेरे प्यारे साथियों। तो ये हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उसमें नहीं दिया गया है। विद्यार्थियों से तुलना करना सही नहीं होता। एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी तुलना करेंगे तो उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न है विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान किए जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण करना, गणित में त्रुटि विश्लेषण करना, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण करना, गणित में त्रुटि संश्लेषण करना। बिल्कुल प्यारे साथियों, बताइए जी। तो जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में त्रुटि विश्लेषण करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। त्रुटि विश्लेषण से संबंधित इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, आप समस्याओं को देख लें। प्रमुख कारण क्या हो सकती हैं, बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप पाठ योजना का अनुभव कराया जाता है। बिल्कुल कराया जाता है सर। गणितीय अवधारणा को क्रमबद्ध रूप से नहीं सिखाना, बिल्कुल हो सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग ना करना, अर्थात अनुपयुक्त क्रियाकलाप करना, ठीक है। कक्षा का भौतिक वातावरण अनुकूलन नहीं होना, अध्यापक का विषय के प्रति रुझान व दक्षता की कमी होना, विद्यालय का संपूर्ण वातावरण उचित नहीं होना, बच्चों की अधिक संख्या तथा अनियमितता उपस्थिति, कक्षा संचालन व प्रबंधन, अध्यापक की नेतृत्व क्षमता व व्यक्तित्व गणित शिक्षण में प्रभाव डालता है, व्याकरण शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में गणितीय को ना जोड़ना, ठीक है, गणित को ना जोड़ना, ठीक है, एक भी कारण हो सकता है। गणित की प्रक्रियात्मक पक्ष पर अधिक बल देना जो अवधारणात्मक पक्ष की अवहेलना करता है, ठीक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। पर्याप्त समय ना मिलना, गणित की प्रकृति, लक्ष्य व उद्देश्यों की जानकारी ना होना, उपयुक्त पाठ्य वस्तु का अभाव होना, उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति का अभाव होना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित न करना, बच्चों की सक्रिय सहभागिता का अभाव होना, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। बिल्कुल, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, किसी छात्र नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया तो क्या किया उसने इन्होंने इसी प्रकार पढ़ा 30/6, यानी इसको क्या कहा 30/6 कहा, इसको क्या कहा 40/6 कहा, इसको क्या कहा 40/8 कहा, इसको 40/20 कहा, क्या कहा 40/20 कहा। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इसमें क्या कमी थी उस बच्चे के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आपके ऑप्शन दे रखे हैं। छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा उबारू लगती है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है तथा उसका उपयोग भी, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उससे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, बताइए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल प्यारे साथियों, देखो वो इतना तो आपको पता ही है कि वो बच्चा संख्याओं के बारे में तो जानता है लेकिन 2 अंक वाली संख्याओं के बारे में ज़्यादा जानता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ सकता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जी, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, चर्चा या विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास द्वारा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल प्यारे साथियों, छात्र गणितीय गणना में चर्चा या विचार द्वारा नहीं समझ सकते, मौखिक कार्य द्वारा गणित नहीं समझ सकते, लिखित कार्य नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखित कार्य, होता तो है लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होता है अभ्यास द्वारा। किसके द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अभ्यास कार्य का जो अर्थ होता है किसी एक ही कार्य को लगातार तब तक करते रहना जब तक कि उसमें निपुण ना हो जाए।
गणित में अभ्यास कार्य से तात्पर्य किसी नियम या विधि का ज्ञान बालकों को देकर उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न हल करना, जब तक कि बालक उसमें निपुण ना हो जाए। अभ्यास कार्य का जो महत्व होता है वो क्या होता है, इससे बालकों में गणना संबंधी कुशलता को बढ़ाकर गणना की गति तेज हो जा सकती है। इसमें सूत्रों, नियमों और विधियों में आसानी से याद रखा जा सकता है, जिससे वे बालक स्मृति में पटल बैठ जाते हैं। ठीक है, इसमें बालक प्रश्नों की शीघ्रता व शुद्धता से हल करना सीख जाता है। नियमित अभ्यास से मूल्यांकन व तर्क शक्ति, सोचने विचारने, आत्मविश्वास, दृढ़ता की भावना का विकास होता है। अभ्यास कार्य से बालकों को गणित संबंधी रुचि पैदा होती है तथा इस विषय आसान लगने लगती है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही अभ्यास करते रहना चाहिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, गणित शिक्षण व उसकी त्रुटियां और उन त्रुटियों से संबंधित विश्लेषण। ठीक है, जिसमें से मेरे प्यारे साथियों 2 से 3 क्वेश्चन, क्या प्यारे साथियों 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, सभी को पूरा वीडियो देखना है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज मेरी आवाज़ थोड़ी वीक है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, तो समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आप सभी को बताना है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आपके ऑप्शन है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपको मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। बिल्कुल, आप आज के इस क्लास में गणित शिक्षण को पूरा खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल आपने चारों क्लास देख ली होंगी, प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लें। बिल्कुल आपको बताना है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। आप सभी को पता है, जब हम कोई चीज मेरे प्यारे साथियों प्रत्यक्ष देख लेते हैं, जब हम कोई चीज प्रत्यक्ष देख लेते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते मेरे प्यारे साथियों। तो प्रत्यक्ष अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रक्षेपित सामग्री, अगर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता मेरे प्यारे साथियों तो दूसरे नंबर पर हम इसे प्राथमिकता देते और तीसरे नंबर पर अप्रक्षेपित सामग्री को प्राथमिकता देते। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी चीज का अनुभव कर लेते हो तो उसे नहीं भूलते हो। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सभी आए हुए क्वेश्चन है, रीट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, सभी साथी ध्यान देंगे और इसकी व्याख्यात्मक तरीके से आपको बताने वाले हैं। अगर ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन कोई बनता है फ्यूचर में या फिर आपके एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होगा अगर ध्यान से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते मेरे प्यारे साथियों जी। तो शिक्षा का उद्देश्य किसी बालक का संपूर्ण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति से अधिगम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अधिगम एक सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के लिए अनुभव होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अनुभव होना जरूरी है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पता हो तो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने एवं संशोधित करने या परिष्कृत करने हेतु अधिगम अनुभव अत्यंत आवश्यक होता है। अनुभव का सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष या मूर्त अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब प्यारे साथियों आप शिक्षक बन जाओगे, आपके अंदर जो अनुभव है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे पास किया, आप अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे तो प्रत्यक्ष अनुभव यानी एक व्यवहार से परिवर्तन लाने के लिए अनुभव में सबसे अधिक जो शिक्षण होता है वो टीचर के अंतर्गत होता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में अधिगम कार्य मूर्त स्थूल से रूप में सरलता के साथ करवाता है, जिसके कारण ग्रहण किया गया ज्ञान स्मृति पटल से अधिक समय लेता है। ठीक है, बिल्कुल, जैसा कि अधिक समय लेगा तो अधिक समय तक टिकेगा भी। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपका अधिक समय तो ले सकते हैं लेकिन वह ज्ञान टिकेगा। ठीक है, इस संबंध में एडलर डेल ने अनुभव शंकु प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियां, सामग्री और उपकरण विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित करने में किस प्रकार के सहयोगी होते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रख लेना है। एडलर डेल ने मेरे प्यारे साथियों अनुभव शंकु प्रस्तुत किया, जिसमें बताया है कि अनुभव क्या होता है। बिल्कुल साथियों, आप देख पा रहे होंगे अनुभव क्या होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एडगर डेल का, किसका मेरे प्यारे साथियों? एडगर डेल का क्या है मेरे प्यारे साथियों? अनुभव शंकु है। इसमें उन्होंने बताया था कि सबसे पहले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव इंपोर्टेंट होता है। बिल्कुल, दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे साथियों नियोजित कृत्रिम अनुभव होता है। तीसरे नंबर पर अभिन्यात्मक भागीदारी होती है। चौथे नंबर पर प्रदर्शन होता है। पांचवें नंबर पर भ्रमण होता है।
छठे नंबर पर प्रदर्शित सामग्री होती है, 7वें नंबर पर चलचित्र होता है, 8वें नंबर पर स्थिर चित्र होते हैं, 10वें नंबर पर मेरे प्यारे साथियों रेडियो प्रसारण होता है, 11 नंबर पर दृश्यात्मक प्रतीक होते हैं। आपको अगर याद हो जाए तो याद कर लेना, वरना प्रत्यक्ष मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। आपको इतना याद रख लेना है, किसने अनुभव संघ को किसने दिया है, एडगर डेल ने दिया है। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है। बिल्कुल, इस शंकु में शीर्ष से आधार की ओर बढ़ने पर विभिन्न उपकरणों या सामग्रियों से होने वाले अनुभव के बारे में बताया है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो शिक्षण सूत्र मेरे प्यारे साथियों जटिल से सरल की ओर करते हैं। जो अनुभव जन्य जो शिक्षण सूत्र मेरे प्यारे साथियों जटिल से सरल की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। जैसे ही आधार तल पर पहुंचते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हमें शिक्षण अधिगम का सबसे अधिक प्रभावशाली बनने वाले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति होती है। शिक्षण अधिगम का प्रारंभिक चरण ऐसे ही वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभवों को शुरू होता है तथा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रत्यक्ष अनुभवों का स्थान अप्रत्यक्ष अनुभवों तथा अमूर्त चिंतन ले लेता है। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, याद रखने वाली चीजें हैं कि जो आपके शिक्षण अनुभव होते हैं वो जटिल से सरल की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्षियों से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों, दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे कि 0.4 इंटू 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। डायनेसिस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा या फिर ग्राफ पेपर, इन सभी चीजों के बारे में हम पहले देखेंगे। उससे पहले आपको अगर पता है मेरे प्यारे साथियों, तो दो दशमलव संख्याओं का गुणन करने के लिए 0.4 इंटू 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन कौन सा हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो बिल्कुल साथियों आपने पढ़ा होगा कि ये सब चीजें ग्राफ पेपर में सिखाई जाती हैं। कहां पर सिखाई जाती है? ग्राफ पेपर में सिखाई जाती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ग्राफ पेपर हो जाएगा। सभी चीजों को देखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन एवं भोजन के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए या फिर उन्नयन कोण के मापन के लिए। गणित में स्लाइड रूल होती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो उसका क्या उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों? गुणन एवं भोजन के लिए, भाजन के लिए, कोण मापन के लिए, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए या फिर उन्नयन कोण के मापन के लिए। सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल साथियों, जो स्लाइड रूल होती है मेरे प्यारे साथियों, वो गुणन और भाजन के लिए होती है। किसके लिए होती है? गुणन और भाजन के लिए होते हैं। सभी के बारे में जानेंगे, बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है जी। जो आपका मेरे प्यारे साथियों गिनतारा है, जिसे अबेकस भी कहते हैं, यह एक छोटा सा उपकरण है जिसका उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या ज्ञान देने हेतु किया जाता है। इसकी सहायता से प्राथमिक स्तर के बच्चों को आसानी से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान की अवधारणा को समझाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये सभी चीजें याद आनी चाहिए। बिल्कुल जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको गिनतारा पकड़ा दिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि सर इससे हम क्या करेंगे, सर इससे क्या करेंगे। तो गिनतारा के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है मेरे प्यारे साथियों एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए संख्या ज्ञान देने हेतु इसकी सहायता से प्राथमिक स्तर के बच्चों की आसानी से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल और स्थानीय मान की अवधारणा को समझाया जा सकता है। बिल्कुल साथियों, गिनतारा क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, जोड़, घटाव, गुणा, भाग गिनतियों की सहायता से करते हैं तो इसका नाम क्या रख दिया? गिनतारा रख दिया मेरे प्यारे साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अगला है आपका डायनेसिस ब्लॉक। डायनेसिस ब्लॉक होता है, डायनेसिस ब्लॉक सामान्यतः रबड़ या प्लास्टिक के बने ब्लॉक्स होते हैं जिनका उपयोग बुनियादी गणितीय अवधारणाओं जैसे जोड़, घटाव, संख्या, गिनती, स्थानीय मान को सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायनेसिस ब्लॉक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वैसे ही गिनतारा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आपको दोनों याद होने चाहिए।
गिनतारा और डायनेस ब्लॉक का मेरे प्यारे साथियों जोड़ घटाव संख्या गिनती और स्थानीय मान के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ चुके होंगे। अगला है मेरे प्यारे साथियों ग्राफ पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर यहीं से बना था, वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। यह दशमलव संख्याओं के पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। दशमलव संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा आदि क्रियाओं की संकल्पनाओं को समझाने के लिए यह उचित साधन है। जैसे 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे साथियों दशमलव संख्याओं के पढ़ने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है तो आपको बता देना है। बिल्कुल पुनीत सर ने पढ़ाया था कि ग्राफ पेपर होता है। क्या होता है? ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। वही क्वेश्चन पूछा गया था, देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था जी। दो दशमलव संख्याओं का गुणन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। सभी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे प्यारे साथियों जी। अगला है आपका संख्या चार्ट। क्या है मेरे प्यारे साथियों? संख्या चार्ट। दो भिन्नों में छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए संख्या चार्ट का उपयोग किया जाता है। सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या आदि का ज्ञान कराने के लिए इसके द्वारा कराया जा सकता है। संख्या चार्ट का मतलब संख्याओं का ज्ञान कराएंगे, सिंपल सा है। ठीक है, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे प्यारे साथियों, हम देख चुके हैं। एक बार क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे साथियों। स्लाइड रूल देख लो। स्लाइड रूल का उपयोग गुणन और भाजन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सभी क्वेश्चन बनने वाले मेरे प्यारे साथियों जी। स्लाइड रूल यह एक यांत्रिक युक्ति है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गुणा और भाग करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में कैलकुलेटर आने के कारण इसका उपयोग सीमित हो गया है। क्या हो गया है? सीमित हो गया है, क्योंकि कैलकुलेटर ने इसकी जगह ले ली है। ठीक है, कैलकुलेटर ने इसका धंधा ठप कर दिया। ठीक है, स्लाइड रूल आप समझ चुके होंगे। यह एक यांत्रिक युक्ति होती है, इसका उपयोग गुणा और भाग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है नेपियर पट्टियां। सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपका। नेपियर पट्टियां गणित में अधिगम सहायक सामग्री होती हैं। इसमें लंबी लंबी पट्टियां होती हैं जिसमें 0 से 9 तक नंबर लिखे होते हैं। शीघ्र गुणन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यानी आपको फास्ट गुणा करना है तो नेपियर पट्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। नेपियर पट्टी दोस्तों लंबी लंबी पट्टियां होती हैं जिनसे बड़ी बड़ी संख्याओं का जल्दी से फास्ट से गुणा हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। बच्चों को सिखाने के लिए चीजें हैं, आपको याद रख लेनी है। नेपियर पट्टियां गुणनफल के लिए होती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों जी। थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे मेरी आवाज के प्रति। ठीक है, टेनाग्राम। इसमें वर्गाकार आकृति को विभिन्न प्रकार के 5 या 7 भागों में काटा गया होता है। इसमें विद्यार्थी द्वारा इन काटे गए भागों को जोड़कर अलग अलग आकृतियां जैसे जानवर, मनुष्य, वस्तु, अंक आदि बनाई जाती हैं, जिसमें बालक में दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन की समझ विकसित होती है। इसके सभी भागों को जोड़कर पुनः वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। यानी प्यारे साथियों टेनेग्राम होता है, यह एक वर्गाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? वर्गाकार आकृति होती है जो कि 5 या 7 भागों में काटी गई होती है। इसको हम 5 से 7 भागों में बराबर हिस्सों में काट दें। इसमें विद्यार्थी द्वारा इन काटे गए भागों को जोड़कर अलग अलग आकृतियां बनाने के लिए होता है, जैसे जानवर की आकृति, मनुष्य की आकृति, वस्तु, अंक आदि बनाई जाती हैं, जिससे बालक में दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन की समझ विकसित हो जाती है। सभी भागों को जोड़कर पुनः वर्ग किया जा सकता है, यानी इनको फिर द्वारा जोड़कर वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। टेनाग्राम आपने गेम खेला होगा पहले बचपन में। आप जब कोई 5 रुपए वाले वो आते हैं ना, वो कोई चीज खाते थे, उसमें आपके जो एक चीज निकलती थी खिलौना, वो टूटा फूटा हुआ होता था, उससे हम जोड़ते थे, फिर वैसे ही उसी आकृति में यानी एक टैटू से खिलौना बनाते थे, कार बनाते थे। आपको बचपन में याद आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते थे? टेनेग्राम कहते थे। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम यह उपकरण दृष्टि दोष वाले बच्चों को गणित सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है।
जो टेलीफ्रेम होता है मेरे प्यारे साथियों, यह उपकरण दृष्टि दोष जिनको दिखता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, उनको गणित सिखाने के लिए किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि बीमार होने के बावजूद आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी रीट पात्रता मेरे चैनल की वजह से पास हो जाए और आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो आपके रीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पास तो होना ही है, आपने मेरी सारी वीडियो देख ली तो पास तो होना ही होना है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपके रीट एग्जाम में अच्छा स्कोर होना चाहिए जब आप किसी को देखने दिखाने लायक नंबर लेके आ सके। ठीक है, जियो बोर्ड अगला है मेरे प्यारे साथियों, जियो बोर्ड। यह लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिस पर अनेक कील लगी होती हैं। जियो बोर्ड पर रबर बैंड या धागे के इस्तेमाल से बच्चों को खुली व बंद आकृति को सिखाया जाता है, जैसे त्रिभुज, वर्ग, परिधि, क्षेत्र, आयत आदि को सिखाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रख लेना है, जियो बोर्ड होता है मेरे प्यारे साथियों, यह लकड़ी का बना होता है, एक बोर्ड होता है जिस पर अनेक कील लगी होती हैं। जियो बोर्ड पर रबर बैंड या धागे के इस्तेमाल से बच्चों को खुली व बंद आकृति सिखाई जाती है। सिंपल से याद रख लेना है जी। अगला है आपका मेरे प्यारे साथियों जियो बॉक्स। जियो बॉक्स मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा जियो बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वही होता है सेम। प्रोजेक्टर कोण के मापन हेतु किया जाता है। याद रख लेना, प्रोजेक्टर फिल्म देखने के लिए नहीं किया जाता मेरे प्यारे साथियों, प्रोजेक्टर कोण मापने के लिए भी किया जाता है। गणित में किसके लिए किया जाता है? कोण मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कोण मापन के लिए किया जाता है। याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम टाइम पर। ठीक है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के निर्माण होते हैं जो समकोण और न्यून कोण आदि को नापते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला है जियोजेब्रा। यह गणित संबंधी अध्ययन हेतु एक मुख्य वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है। किसी रेखा या लंब खींचने, समांतर रेखा खींचने आदि के लिए की जाती है। यह डेस्कटॉप पर चलती है मेरे प्यारे साथियों। यह जियोब्रेबा एक वेबसाइट है जिससे मुझे कोई एक सीधी रेखा खींचनी है, या फिर मुझे कोई लंबी रेखा खींचनी है, या फिर मुझे इसके समांतर रेखा खींचनी है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर स्केल कहाँ से लेके आएंगे, समझ गए जी। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, इस उपकरण का उपयोग कोणीय दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग जहाज रानी यानी नेविगेशन में होता है। आपने सुना होगा, जो आपका देखो एक तीर सा होता है ना नेविगेशन में, आपने अगर गूगल मैप्स यूज किया हो तो वो क्या होता है, कोणीय दूरी नापता है और आपको दिशा का ज्ञान कराता है। ठीक है, इसका उपयोग कोणीय दूरी मापने के लिए और अधिकतर उपयोग जहाज रानी नेविगेशन में होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर। हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर यह एक संयुक्त उपकरण होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसका उपयोग उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ इवैल्यूएशन और अवनयन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने हेतु किया जाता है। सभी साथी समझ गए होंगे। जो हिप्सोमीटर होता है मेरे प्यारे साथियों, उन्नयन कोण और अवनयन कोण के प्रयोग के लिए किया जाता है। प्रोपोर्शनल डिवाइडर, प्रोपोर्शनल डिवाइडर इस यंत्र का उपयोग मेरे प्यारे साथियों विभिन्न आकृतियों, रेखा चित्रों आदि को बड़ा छोटा करने में किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, इनको याद कर लेना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लेना पुनीत सर राजस्थान वाले टेलीग्राम चैनल। पूरे राजस्थान में छा जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक शेयर तो कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट करेंगे। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल विधि के आधार पर, रटने का, आगमन का, या फिर निगमन का? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे जी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके जस्ट सामने हूं, ऐसा फील करो आप क्लासरूम में बैठो, क्वेश्चन पेपर हो रहा है और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी कक्षाओं में। मेरे प्यारे साथियों, छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे सिखाओगे मेरे प्यारे साथियों? तो मनोरंजन एवं खेल विधि के आधार पर सिखाओगे। मुझे कमेंट करके बताना कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे, खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है जी। अब तुम्हारे सामने ही आ चुका है फ्रॉवेल, किंडरगार्टन का जनक। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक उत्तम विधि है।
जिसमें गणित की कक्षा को खेलों के माध्यम से आनंददायक, मनोरंजक व रुचिकर बनाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फ्रॉबेल ने स्कूल को बाग, शिक्षक को माली तथा बालक को पौधे की संज्ञा देते हुए कहा है कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली देख रेख में स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें बालक रूपी पौधा होता है, विद्यालय एक बाग है और पौधा और जो शिक्षक है वो क्या है, एक माली है। वो उन फूलों को पानी देकर उनको अच्छे से देख रेख कर कर उनको सुशोभित कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मॉन्टेसरी विधि क्या कहती है मेरे प्यारे साथियों? यह विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रस्तुत की गई जो मनोवैज्ञानिक विचारों पर आधारित है। इसमें बहुत सी खेल गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना, जो मॉन्टेसरी विधि है वो भी खेल विधि से संबंधित है। ठीक है, डाल्टन विधि। इस विधि में मेरे प्यारे साथियों कच्चा कच्च को एक प्रयोगशाला माना जाता है जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। यानी डाल्टन विधि में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इस विधि में कच्चा कच्च को एक प्रयोगशाला माना जाता है जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा का काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हेनरी कॉल्डवेल कुक। क्या है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। आधुनिक युग में कॉल्डवेल कुक ने शिक्षण की एक नई विधि प्रस्तुत की जिसे खेल विधि कहा जाता है। कॉल्डवेल कुक ने अपनी पुस्तक द प्ले वे में बताया है कि बालक पूर्ण हृदय से कार्य तब करता है जब वह खेल रहा होता है। ठीक है, इसके गुणों की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो बच्चों में गणितीय सोच का विकास किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उनके अधिगम अनुभव को स्थायी व प्रभावी बनाया जा सकता है। खेल खेल में सिखाओगे तो परमानेंट हो जाओगे। इस विधि में बच्चे भयमुक्त रोचक वातावरण में गणितीय का ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है। यह वंचित अभिवृत्तियों व कौशलों के विकास में सहायक होती है। सभी लोग समझ चुके होंगे जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं लागू नहीं होती? आपकी ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि या फिर व्याख्यान विधि। मैंने जो आपको अभी विधि पढ़ाई वो खेल विधि से संबंधित थी। ठीक है, तो आपको कौन सी विधि इनसे अलग दिख रही है? बिल्कुल साथियों, आप इनको खुद से आंसर देने की कोशिश करो। आपका गलत हो जाता है मेरे प्यारे साथियों तो आपको याद तो हो जाएगा जी। मॉन्टेसरी खेल से संबंधित है, किंडरगार्टन भी संबंधित है, डाल्टन भी संबंधित है, लेकिन जो व्याख्यान है मेरे प्यारे साथियों यह व्याख्यान खेल विधि से संबंधित नहीं है। ठीक है, समझ चुके होंगे जी। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ये शिक्षण सूत्र आपको काम आने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों में इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी को याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा, जो सामान्य से विशिष्ट चलती है। और आगमन विधि मेरे प्यारे साथियों विशिष्ट से सामान्य चलती है। किससे चलती है? विशिष्ट से सामान्य चलती है। सर इसे कैसे याद रख सकते हैं कि विशिष्ट से सामान्य कौन सी चलती है और सामान्य से विशिष्ट कौन सी चलती है? आपको देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, आप इन दोनों में से कभी भी पढ़े मेरे प्यारे साथियों तो आपको एक विधि याद कर लेनी है। कोई सी भी एक विधि याद कर लो, आगमन निगमन में से एक विधि याद कर लो और उसका अपोजिट आगमन को ठहरा दो। मैंने आज तक कभी भी दोनों को साथ साथ नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों। एक विधि को पढ़ो आप अच्छे से, एक विधि को पढ़ो और एक विधि का ही शिक्षण सूत्र याद कर लो। ठीक है, फिर क्या होगा, जब आप निगमन के याद कर लेते हो तो आगमन के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विधि इंपोर्टेंट रहने वाली है, याद कर लेना। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? यानी सबसे पहले नियमों की सहायता लेते हैं, संश्लेषण में, विश्लेषण में, आगमन में या फिर निगमन में? सभी साथियों को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, आपने पढ़ा होगा कि निगमन विधि में मेरे प्यारे साथियों नियमों का प्रयोग करके फिर कहाँ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? सूत्रों की तरफ जाते हैं। नियमों से सूत्रों की तरफ जाते हैं तो कौन सी विधि में जाते हैं? वो हमारी निगमन विधि में जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह निगमन विधि
यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम, मेरे प्यारे साथियों, नियम बताया जाता है। उसके बाद उस नियम से संबंधित उदाहरण विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा विद्यार्थी उस नियम से उस उदाहरण को हल करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बिल्कुल। निगमन विधि के सिद्धांत आपको याद रख लेने हैं। सामान्य से विशिष्ट चलते हैं, मैं आपको बता दिया है। एक विधि याद करनी है, सिद्धांत से उदाहरण चलती है, नियम से प्रश्न चलती है और सूक्ष्म से स्थूल चलती है। इसके विपरीत कौन सी हो जाएगी? आगमन हो जाएगी सर। कौन सी हो जाएगी? आगमन हो जाएगी। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। गुण और दोष की बात करें निगमन विधि की, तो इसके गुण होते हैं बड़े बच्चों हेतु उपयोगी, प्रश्न हल करने में समय कम लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध, स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं, खोजी प्रवृत्ति का विकास नहीं होता, अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता, तार्किक सोच करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होता, अध्यापक केंद्रित होती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। ठीक है, याद कर लेना है बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जी, अलग अलग भागों को जोड़ना, यह सिद्धांत कहलाता है विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला या फिर परियोजना विधि। अलग अलग भागों को जोड़ना मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, देखो, जब एक भाग को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो विश्लेषण हो जाती है। टुकड़ों में बांट देना क्या हो जाती है? विश्लेषण हो जाती है। और टुकड़ों को जोड़ देना मेरे प्यारे साथियों संश्लेषण हो जाती है। इन दोनों में से भी आपको एक ही याद रखनी है, एक ही आपके काम में आएगी, तो बिल्कुल एक ही याद आपको रखनी है। ठीक है, सभी साथी समझ गए होंगे कि अलग अलग भागों को जोड़ना संश्लेषण होता है और एक चीज को टुकड़ों में बांट देना क्या हो जाता है? विश्लेषण हो जाता है। सभी साथी समझ गए होंगे बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जी। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों जी, विश्लेषण विधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक विधि है, उससे शब्द विश्लेषण से बना है, जिसका इकट्ठी हुई वस्तुओं अथवा भागों को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। यानी विश्लेषण तो क्या कर देगी? अलग अलग कर देगी, यानी टुकड़ों में बांट देगी। ठीक है, टुकड़ों में बांट देगी और जो संश्लेषण है वो इकट्ठा कर देगी। इस प्रकार विश्लेषणात्मक विधि यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या की तरह तक पहुंचने और उसे सुविधापूर्वक हल करने में दृष्टिकोण से छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हैं। इस तरह से ज्ञात का रहस्य खोलते खोलते ज्ञात तक अज्ञात यानी अननोन से ज्ञान तक चले जाते हैं, यानी अननोन से नॉन की तरफ जाते हैं, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हमें यह दिया हुआ है कि ए सत्य है और हमें सिद्ध करना है कि मिथ्य तथ्य सी भी सत्य होगा, तो विश्लेषण विधि के अनुसार निम्न प्रकार से तर्क करना होगा। ठीक है जी, इस प्रकार क्या ज्ञात करना है, इस समस्या को तोड़ने के लिए जो दिया जाता है उसे हम उसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग मुख्यतः निम्न अवस्थाओं में किया जाता है, जैसे कि रेखा गणित। आपको याद रख लेना है, पूछा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको याद रख लेना है रेखा गणित में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? रेखा गणित में किया जाता है। में किसी साध्य यानी थ्योरम या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। बीज गणित में समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जी। संश्लेषणात्मक विधि है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल प्यारे साथियों, संश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक शब्द संश्लेषण से बना है, जिसका अर्थ अलग अलग वस्तुओं को भागों को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि के विपरीत व पूरक विधि है। इस विधि में किसी समस्या की ज्ञात सूचनाओं को एकत्रित करके अज्ञात तथ्यों या संबंधों को पता लगाया जाता है। अर्थात यह विधि हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। इसमें सबसे पहले यह लिखा हो जाता है कि हमें क्या ज्ञात है और क्या दिया हुआ है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको विश्लेषण समझ में नहीं आए तो संश्लेषण याद कर लेना, लेकिन याद करना एक ही। ठीक है, बिल्कुल। इस विधि में अनुमान के आधार पर साध्य में रचना कर उसे सिद्ध किया जाता है, किंतु इस विधि में रचना का कारण नहीं दिया जाता। इस प्रकार यह हमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर ले जाती है। यह तर्क आधारित विधि है, जिसमें तर्क इस प्रकार कर दिया जाता है, किसी प्रश्न में ज्ञात जैसे कि अ ब और स, इसको इससे मिलाकर के क्या किया जा रहा है? संयोजित किया जा रहा है। ठीक है,
यह गुण, यह विधि सरल, सूक्ष्म व क्रमबद्ध है। किसी समस्या मुख्यतः गणित में हल को संगठित रूप से प्रस्तुत करने हेतु यह एक उपयोगी विधि है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना आप। इसी कारण पाठ्य पुस्तक में इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इस विधि में समय की बचत होती है, जिसमें पाठ्यक्रम को समय से पूरा कराने में सहायक होती है। ठीक है। अगला है, विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग आवश्यक है। यह विश्लेषणात्मक विधि की पूरक विधि है। विपरीत भी है और पूरक भी है। विपरीत भी है, पूरक भी है, याद कर लेना है। विपरीत भी है और पूरक भी है। विपरीत भी है, पूरक भी है। ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जी। निरीक्षण करो और सीखो किस सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? निरीक्षण करो और सीखो आधार पर कौन सी विधि आधारित है? सभी लोग बताएंगे मुझे, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों जी। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे। बिल्कुल साथियों, आपके ऑप्शन है आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रयोगशाला विधि, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर प्रयोगशाला विधि काम आती है। ठीक है, समझ चुके होंगे। प्रयोगशाला विधि में प्रयोग करना पड़ता है और उससे सीख मिलती है। तो सभी लोग समझ चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों जी। प्रयोगशाला विधि एक पूर्ण क्रियात्मक विधि है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हुए सीखता है। गणित एवं विज्ञान ऐसे विषय हैं जो केवल पढ़कर नहीं सीखे जा सकते। गणित एवं विज्ञान का जैसा वास्तविक जीवन में उपयोग है, उससे उस क्रियात्मक रूप में सीखने के लिए यह विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। इस विधि में बालक स्वयं प्रयोगशाला में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, क्रमिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा विभिन्न नियमों व सिद्धांतों की रचना करते हैं तथा इनकी प्रयोगों द्वारा सत्यता की जांच करते हुए प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखा जाता है। ठीक है। यह विधि स्थूल सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर करके सीखने या निरीक्षण द्वारा सीखने आदि शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होती है। सभी को याद होना चाहिए ये चीजें। इस विधि में छात्र स्वयं गतिविधियों में संलग्न होते हुए प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए सीखते हैं, जिससे छात्रों में अवलोकन करना, प्रेक्षण करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना आदि कौशलों का विकास होता है तथा सीखा गया ज्ञान अधिक स्पष्ट और स्थायी होता है। सभी को याद होना चाहिए। गणित विषय में गिनती सिखाने, जोड़ बाकी सिखाने, पहाड़े सिखाने, रेखा गणित में रेखाओं का कोण खींचना, मापना, भागों को बांटना, त्रिभुज व चतुर्भुज की रचना, वृत्त की परिधि ज्ञात करना, वृत्त की परिधि व व्यास में अनुपात ज्ञात करना, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार आदि आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि? सभी लोग बताएंगे जी। इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आज आपका दोस्तों गणित शिक्षक से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के, वो मैंने आपको सारे सॉल्व करा दिए हैं। प्यारे साथियों, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है। सभी साथियों को पता है कि मेंस की तैयारी भी कराई जाएगी यहीं पर, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।